जय हिंद दोस्तों। आज पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन की क्लास 5 में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हम रेगुलर्स बैच को चला रहे हैं तो उसमें क्या था कि अब तक हम देखिए पुलिस एक्ट को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। पुलिस एक्ट में देखिए अब तक जितना भी मेंस के प्रोविजन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब डिस्कस किए, ठीक है। आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो हैं, जो पीछे की 4 वीडियो उसमें देख सकते हैं कि देखिए पुलिस एक्ट में जितने भी आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखिए मेंस को पढ़ने आप अगर देखिए ब्रैकेट खोल के देखेंगे तो पैरा बहुत सारे हैं, ठीक है, और बहुत 47 सेक्शन है। तो देखिए सब हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए पुलिस एक्ट एक सीमित एरिया में ही हमको पढ़ना है और उसमें में से हमसे पूछा जाता है। चाहे उसको घुमा फिरा के आगे पीछे करके तोड़ मरोड़ के कैसे ही पूछेगा वहीं से एरिया से, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक के जितना एपीओ का जितना एग्ज़ाम हुआ है अभी तक के इतिहास में इर्द गिर्द मतलब क्वेश्चन जो हमने बताए हैं वहीं से पूछा जाता है, ठीक है। और प्री के भी मैंने आपको साथ ही साथ में डिस्कस करते चला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका पुलिस एक्ट था, यानी कि पुलिस एक्ट में जो 47 सेक्शन थे, 47 उसमें से जितने भी मेंस के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने सबको आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है, और आपको समझा भी दिए। अब हम जो कल तक पैराओं की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सवाल आता है कि सशस्त्र पुलिस बल, अभी तक आप पुलिस बल पढ़ रहे थे, पुलिस कौन होता है, ठीक है। एक सशस्त्र पुलिस बल भी होता है जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड पुलिस, ठीक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि देखिए ये सशस्त्र पुलिस क्या होता है। सशस्त्र क्या होता है? सशस्त्र मतलब एक तरह से जो हथियार से लैस रहता है, ठीक है। ये कोई थाने में वगैरह में ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक है ना किसी थाने में होंगे ना किसी उसमें होंगे। ये हमेशा कहाँ रहते हैं? पुलिस लाइन में रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिजर्व में रहते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं। पुलिस लाइन में आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिस अधिकारी और सिपाही बहुत सारे रहते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सशस्त्र पुलिस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जो आपकी पीएससी होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसको आप बोलते हैं ना, जैसे बस भर के डंडा ले लेकर हथियार ले लेकर चले जाते हैं वो, ठीक है ना। तो इन लोगों का काम क्या होता है? देखिए ये हमेशा किसी विशेष अवसर पर ही इनको मतलब ड्यूटी पे लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा रिजर्व में रहते हैं पुलिस लाइन में, ठीक है। लेकिन इनके भी देखिए आप सशस्त्र पुलिस बल कौन होती है, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, इनके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है ना, क्या क्या इनकी ड्यूटियाँ हैं, तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए सशस्त्र पुलिस बल जो होता है उसको डिफाइन क्या किया गया, तो उसको जो धारा 65 है, मतलब सॉरी मैं धारा लिखा है यहाँ पे, जो आपका पैरा 65 है, ठीक है, वो सशस्त्र पुलिस के बारे में बताता है, ठीक है। वो क्या बताता है कि जो ये सशस्त्र पुलिस बल जो होगा, जो आर्म्ड पुलिस होगी, ठीक है, ये जो होगी उप महानिरीक्षक जो पीछे हम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है ना, यानी कि जो आपका वाइस एडीजीपी है, जो मतलब कहते हैं ना जी, तो उसके क्या होगा? ये उसके प्रभार में होगी, ठीक है। मतलब एक साधारण नियंत्रण इस पर किसका होगा? उप महानिरीक्षक का होगा, ठीक है। लेकिन इस पर जो अधिकार अनुशासन जो बना के रखेगा, ठीक है ना, वो कौन बना के रखेगा? पुलिस मतलब जिले का पुलिस अधीक्षक। क्योंकि देखिए उप महानिरीक्षक क्या होता है? पूरे जोन का होता है, पूरे सर्कल का होता है, ठीक है। तो वो सबको नहीं देख सकता, ठीक है। तो हर जिले में कौन होता है? पुलिस अधीक्षक होता है। तो ये अधिकार उसको दे दिया जाता है कि इन पर अनुशासन बना के आप रखिए, हम आपको निर्देश देंगे, आप इनको निर्देश दीजिए, ठीक है ना। तो उनसे जो कनेक्टेड होता है वो कौन होता है? हमेशा पुलिस अधीक्षक होता है। देखिए किसी ज़िले में कोई घटना घटती है, ठीक है, और जब उसका कोई वरिष्ठ अधिकारी जैसे डीजीपी हुआ, एडिशनल डीजीपी हुआ, ठीक है, अब जब ये लोग इस चीज़ का संज्ञान लेते हैं तो देखिए ये वहाँ खुद नहीं सीधा बात करेंगे थानों में, ठीक है। ये किससे बात करेंगे? क्योंकि इन्होंने वहाँ किसको नियुक्त कर रखा है? जो पुलिस अधीक्षक जो एसएसपी होता है उसको नियुक्त कर रखा है, ठीक है। ये रिपोर्ट किससे मांगेंगे? एसएसपी से। एसएसपी किससे मांगेगा? एसएसपी में से जो रिपोर्ट मांगता है वो अपने सीओ से मांगता है। सीओ कौन होता है? पूरे एक विधानसभा का उस पर पूरा दायित्व होता है, ठीक है। फिर सीओ उस थाने से इंस्पेक्टर से रिपोर्ट लेगा, ठीक है। तो हमेशा वरिष्ठ अधिकारी अपने नीचे से वरिष्ठ अधिकारी से ही बात करता है, वो सीधा नीचे न्यूनतम अधिकारी से कभी बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि देखिए उप महानिरीक्षक के प्रभार में सशस्त्र पुलिस बल यानी आर्म्ड पुलिस होगी और उस पर अनुशासन जो बना के रखेगा पुलिस जिले का पुलिस महानिरीक्षक बना के रखेगा, ठीक है। तो ये था पैरा 65 में। सशस्त्र पुलिस के बारे में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? पैरा 65 से 102 तक, ठीक है। लेकिन हमको मेंस में देखिए इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 65 और 66 और 70 हमको 3 ही पैरा लिखना है। 3 पैरा में हमारा पूरा हो जाता है, जिसमें बता दिया जाता है सशस्त्र पुलिस बल है क्या, इसके क्या अधिकार है, इसके क्या कर्तव्य है, क्या क्या कार्य करेंगे। इन तीनों पैराओं में इसको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जो सशस्त्र पुलिस बल जो आपकी होती है, जो आर्म्ड पुलिस होती है, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। तो उसके कर्तव्य पैरा 65 में ही बताए गए हैं आपके 65 में। तो क्या बताया गया है कि कौशाल्य क्या होते हैं? देखिए कोषालय वो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन रखा जाता है, ठीक है। जैसे जिले में मान लीजिए कोई लीड बैंक है,
ठीक है। उसमें क्या होता है कि ज़िले की जितनी बैंक होती हैं, उस बैंक का काम ये होता है कि उन सबको पैसा भेजना और वहाँ पे जो पैसा हुआ उसको कहाँ से कलेक्ट करना, ठीक है। तो वहाँ जो ज़्यादा पैसा जमा होता है उनकी रक्षा करना, ठीक है ना। और तहसील हुई या आपके हवालात हुई जैसे, ठीक है ना, तो उनका क्या करता है, संरक्षण करना। भाई तहसीलों पे इनकी ड्यूटी, जब तहसील वगैरह हुई किसी शहर में, तो वहाँ पे इनकी ड्यूटी इनकी लगाई जाएगी। क्या होगा कि मान लीजिए तहसील आज शाम को खुल रही है, आज शाम तक खुलेगी, तो इनको वहाँ भेजा जाएगा, शाम तक आपको ड्यूटी करनी, उसके बाद पुलिस लाइन में वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या कर्तव्य होंगे, तो देखिए ये थाने या दीवाने में कहीं पे भी इनकी पोस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। वो पुलिस बल होता है, ये सशस्त्र पुलिस बल है, आर्म्ड पुलिस है, ये हमेशा रिजर्व में रहती है, पुलिस लाइन में रहती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जो आपके कोषालय जो होते हैं, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं कैश हाउस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश इकट्ठा रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा जमा रहता है, उन चीज़ों की रक्षा करना, तहसील कोर्ट इनकी सबकी रक्षा करना, ठीक है ना। और आपके जो हवालात होते हैं उनका क्या करना, उनका संरक्षण करना, ठीक है ना। और क्या होता है कि देखिए कोष बंदी सरकारी, जैसे मान लीजिए जेल से बंदियों को लाया जाता है कोर्ट में, ठीक है ना, या उनको किसी जेल से किसी जेल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। आपने अब देखा होगा रोड पे कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो पैसा लेके चलती हैं, लीड बैंक से पैसा निकालती हैं, छोटी छोटी बैंकों में एटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए वो पैसे को लेके चलती हैं, ठीक है। उस चीज़ का जो उसको जो रक्षा प्रदान करता है वो यही पुलिस बल करता है, ठीक है ना, सशस्त्र पुलिस बल। क्योंकि इसका यही काम होता है कि किसी थाने में ड्यूटी ना करके जो और काम होते हैं उसमें ये अपनी रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जो मार्ग में उनको रक्षा देगा, किसको, बंदियों को, कोष को, जो आपका पैसा होता है जैसे, है ना। और सरकारी संपत्ति, कोई सरकारी संपत्ति है, ठीक है, उसकी हमें रक्षा करनी है। जैसे कोई मान लीजिए कोई धरोहर है तो उसकी भी रक्षा करने का अधिकार इनके ऊपर ही होता है, इनकी ही ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है, ठीक है। तो देखिए रास्ते में कोई पैसा ले जाना है जैसे बैंक वगैरह के लिए, या बंदियों को ले जाना पड़ता है कोर्ट वगैरह के लिए, किसी जेल से जेल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो ये सब काम कौन करता है, ये सशस्त्र पुलिस यानी आर्म्ड पुलिस ही करती है, ठीक है। दूसरा, बारूद खाने, जैसे यहाँ पे हथियार बनते हैं, गोला बनते हैं, बारूद बनती है, ठीक है, तो उनका सुरक्षा का दायित्व भी सशस्त्र पुलिस बल पर ही होता है, ठीक है। या सैनिक आवास हुए, आपने देखा पुलिस लाइन में देखिए सैनिक आवास हुआ या पुलिस लाइन के अंदर कोई आवास हुआ, जैसे मान लीजिए किसी वरिष्ठ अधिकारी का आवास है या पुलिस लाइन का पूरा एरिया है, वहाँ पे जो ड्यूटी लगी होती है जिन पुलिस वालों की, वो सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि थाने की पुलिस अलग होती है, सशस्त्र पुलिस बल अलग होती है। वो किसी थाने में ड्यूटी नहीं करते हैं, वो किसी विशेष प्रयोजन पर ही ड्यूटी करते हैं। जैसे कोई मेला लगा, जुलूस लगा, कहीं बोटिंग होनी है ना, या किसी वरिष्ठ अधिकारी का आपको गनर बनना है, किसी नेता गनर बनना है, तो इन चीज़ों के लिए इनको रिजर्व रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, देखिए बारूद खानों का निरीक्षण करेंगे जहाँ हथियार गोला बनता है, या सैनिक आवास पर ड्यूटी करेंगे, या पुलिस लाइन में ड्यूटी करेंगे, ना पुलिस लाइन की रखवाली करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी को रखवाली करेंगे, ठीक है ना, उनका मतलब जो बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उपद्रव होता है या कोई हिंसात्मक अपराध होता है, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, उनको दबाएंगे, उनको ख़त्म करेंगे। जैसे पीएससी होती है, पीएससी भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे कोई उपद्रव हो रहा है, कहीं हिंसात्मक कार्य हो रहा है, कहीं हिंसा हो रही है, तो इनको ऑर्डर दिया जाता है, वह क्या करेंगे, उस चीज़ को वहाँ पर दबाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, और उसका निवारण भी करेंगे। तो ये ड्यूटी भी इन्हीं की होती है। देखिए कहीं पे जब हिंसा या प्रदर्शन होता है या उपद्रव होता है, कुछ भी जुलूस निकाला जाता है जो विधि विरुद्ध होता है, ठीक है, तो थाने की पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। थाने की पुलिस क्या होती है, बस वहाँ पे छानबीन मतलब छोटे मोटे कार्य कर सकती है, इतना नहीं कर, क्योंकि उनके पास ना पुलिस बल नहीं होता है, क्योंकि एक थाने में ज़्यादा पुलिस वाले नहीं होते हैं। तो इन्हीं लोगों को फिर बुलाया जाता है, ये लोग वहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज़ को मतलब ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और इनका क्या कर्तव्य होगा, एक इनका होगा कि ये खतरनाक अपराधी होते हैं, ठीक है। ये ड्यूटी देखिए पुलिस थाने के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ साथ ये ड्यूटी इनको भी दी गई है कि जो खतरनाक अपराधी होगा उनका पीछा करना और उनको गिरफ्तार करना। ये देखिए खतरनाक अपराधी एक समाज के लिए एक धब्बा होते हैं, ठीक है, तो वो उसको गिरफ्तार करने का, पकड़ने का, उनका पीछा करने का अधिकार सशस्त्र पुलिस बल को भी होता है जो आर्म्ड पुलिस है, और आपकी जो थाने की पुलिस होती है उसको भी होता है, ठीक है। तो ये थे इसके कर्तव्य। तो आपको पैरा 65 में 65 में बताया था कि इसको जो ये आपका जो आर्म्ड पुलिस होगी किसके प्रभार में रहेगी, उप महानिरीक्षक के प्रभार में रहेगी, ठीक है। लेकिन इसका अनुशासन किसके अंडर रहेगा, इसका अनुशासन एसएसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक के अंडर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरा 66 की, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि देखिए अब पुलिस लाइन में जो आपकी सशस्त्र पुलिस बल है उस पर अनुशासन कौन लगेगा, उसके लिए एक उप महानिरीक्षक मतलब एक उप निरीक्षक जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसको मतलब नियुक्त किया जाएगा। वो इनका क्या करेगा, इन पर अनुशासन रखेगा और भी काम करेगा, जैसे इनको व्यायाम करवाएगा, ठीक है, इनको बंदूक चलाना सिखाएगा, इन पर बंदूक चलवाएगा, इन पर डेली दौड़ लगवाएगा, इन पर काम करवाएगा, घास खुदवाएगा, कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ में कार्य करवाता रहेगा जिससे कि इन पर कोई आलस्य इनके अंदर नहीं आए, ठीक है।
और उसका एक काम और होता है, क्या होता है कि उनकी सुबह शाम उनकी हाज़िरी लेगा, ठीक है ना, जैसे हाज़िरी बोली जाती है नामों से कि कौन कौन यहाँ उपस्थित हैं। तो इन सबको मतलब उनकी देखभाल करना, ये सब किस पे दायित्व सौंप दिया गया है, उप निरीक्षक पे, जो आपका सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। और ये जो सब इंस्पेक्टर होता है, ये जो पुलिस लाइन का जो निरीक्षक होता है, ठीक है, ये उसके अंडर होता है। ये सब इन रिपोर्टों को तैयार करके पुलिस निरीक्षक को देगा, ठीक है। जो पुलिस लाइन का जो इंस्पेक्टर होगा उसके लिए ये रिपोर्टें देगा, ठीक है। इसका प्रावधान क्या गया है पैरा 66 में। देखिए अभी मैं आपको शुरुआत में बताया कि सशस्त्र पुलिस के बारे में प्रावधान पैरा 65 से 102 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। लेकिन हमको 65 से 102 के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ 3 ही पैरा पढ़ने हैं जिसमें ये पूरा प्रावधान बता दिया गया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद अब आता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जो सशस्त्र पुलिस बल होती है उसके क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब कहीं उपद्रव होता है या हिंसात्मक होता है तो वहाँ पर क्या होता है, पीएससी को बुलाया जाता है, ठीक है ना, सशस्त्र पुलिस बल को बुलाया जाता है। तो उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं। अब ये तो नहीं खाली बस उनको भेज दिया जाए जो आपके सिपाही होते हैं, तो उनके वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे जो उनको दिशा निर्देश देंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बताया गया है कि देखिए याद करिए सीआरपीसी का सेक्शन जब आप पढ़ते हैं 133, तो वहाँ बताया गया है कि जो लोक न्यूसेंस वगैरह के लिए जो आदेश देगा वो कौन देगा, मजिस्ट्रेट देगा, कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि देखिए जब अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट का देखिए जो पैरा 70B यानी 70 का जो उपखंड बी है वो क्या प्रावधान करता है कि देखिए अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है, ठीक है, या मजिस्ट्रेट को आसानी से सूचना दी जा सकती है, ठीक है ना, मतलब हमको कोई आपत्ति है, मतलब कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, हम उसको आसानी से सूचना दे सकते हैं। कौन, जो आपकी जो पीएससी आई है या हमारा जो थाने का भाषाधक अधिकारी है जो भी है, तो वो या तो मजिस्ट्रेट को या तो मजिस्ट्रेट में उपस्थित होना चाहिए, या वो उपस्थित नहीं है तो उसको क्या वो सूचना दे सकता है आसानी से, बिना विलम्ब के, बिना किसी बाधा के, ठीक है। तो उसकी उपस्थिति में ही, ठीक है ना, यानी उसके आदेश से ही वो क्या करेगा, जो वहाँ पे जो बल है, मतलब जो भी उपद्रव हो रहा है उसको हटाने का निर्देश दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब मजिस्ट्रेट अनुपस्थित है ना, यानी कि ना तो उसको बुलाया जा सकता है, ठीक है, क्या या तो वो किसी कार्य में ऐसे में गिर गया कि नहीं आ सकता, या अपनी कहीं बहुत ज़्यादा मतलब लंबी दूरी पर जहाँ से वो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जब मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में, ठीक है, तो उसको बुलाए बिना या आदेश के बिना जो आपका जो सशस्त्र पर बुलाया गया, जो उसको वरिष्ठ अधिकारी हो, वो क्या करेगा, या वहाँ पे मान लीजिए उनका वो वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो एरिया जिस थाने के अंतर्गत पड़ता है और उस थाने का जो बारसाधक अधिकारी होता है, जो इंचार्ज होता है, तो उस पर ये अधिकार होगा कि वह बल का प्रयोग या उसका कोई वरिष्ठ ऑफिसर, जैसे मान लीजिए उसका सीईओ हो गया, यानी कि कौन हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, या उसका वरिष्ठ अधिकारी जो हो गया, तो उन पर यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने निजी उत्तरदायित्व के लिए, यानी जो वो आदेश देंगे उसमें उनका क्या होगा, उनका निजी दायित्व होगा, ठीक है। उसके लिए कोई मजिस्ट्रेट या कोई वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा, उनको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अपने निजी उत्तरदायित्व पर ऐसे बल के ऊपर, मतलब जो उपद्रव लोग कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। और कार्रवाई करने के बाद उनको ऐसी सूचना उस मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, वो एरिया जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अधिकार किसको दे दिया गया, पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को या वरिष्ठ अधिकारी को, जो उससे ऊंची रैंक का है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी जिम्मेदारी पर ऐसे मतलब जमाव को या जो उपद्रवी हैं उनको हटाने का आदेश अपने मतलब अपने निजी दायित्व के अंतर्गत दे सकता है, ठीक है। पैरा 70B में ही बताया गया था कि जब मजिस्ट्रेट उपस्थित ना हो, ठीक है, और जब उपस्थित है, जब उसको आसानी से सूचना दी जा सकती है, तो उसके आदेश के बिना कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। जब तक मजिस्ट्रेट कोई आदेश आपको नहीं दे देता है, मान लीजिए उपस्थित होता है मजिस्ट्रेट या वहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आपके पास इतना समय है जिससे कि कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है और आसानी से उसको सूचना दे सकते हैं, तो जब उस कंडीशन में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आप कोई भी आदेश नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अनुपस्थिति में क्या होगा, अनुपस्थिति में थाने का भाषाधक अधिकारी, इस एरिया में वो एरिया पड़ता है, उस जो थाना वहाँ पड़ता है, उसका जो इंचार्ज है या उसका कोई वरिष्ठ अधिकारी अपना निजी दायित्व लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ पे आदेश दे सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात यहाँ पे आती है जब अनुपस्थिति, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो पुलिस अधिकारी था या कोई वरिष्ठ अधिकारी था जो आदेश दे रहे थे, ठीक है, अब उनके द्वारा जो मजिस्ट्रेट का उनको आदेश मिला नहीं है, अब वो निजी दायित्व के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ठीक है।
अब उस जो कार्य को करेंगे, जो बल का प्रयोग करेंगे, तो उसको किस प्रकार करेंगे, तो उनके भी कुछ सीमा आरोपित की गई है, ठीक है ना, कुछ पाबंदी लगाई गई है कि उस बल का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुलिस बल का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है, ठीक है, जैसा कि हम पिछले पैरा 7B में पढ़ रहे थे, अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो उसके सहयोग से, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट वहाँ उपस्थित है तो उसके सहयोग से सभी अधिकारी मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ सहयोग शब्द लिख दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके आदेश से ही कार्य करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर पुलिस बल द्वारा वहाँ पे जो आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कब दिया जा रहा है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो ये करेगा कि उसको मतलब जमात को तितर बितर करने से पहले उनको या तो एक चेतावनी देगा, ठीक है, या उनको संबोधन करेगा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, इसके बाद हम बल का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो सीधा बल का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कंडीशन बता दी गई है कि पुलिस बल के द्वारा जो बल का प्रयोग किया जाएगा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना, तो उनको बल का प्रयोग किस पाबंदियों के अंतर्गत रह के करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उसको जमात को बिखर जाने से पहले या उन पर कोई बल का प्रयोग करने से पहले क्या करेगा, उनको एक चेतावनी देगा, वार्निंग देगा, ठीक है। आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने वैसे भी देखा होगा कि जब पुलिस अधिकारी एक माइक लेके, एक भोंपू लेके बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब नहीं जाते हैं तो हम इतने समय के अंतर्गत आप पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है, या लाठीचार्ज जो भी है, आंसू गैस गोला जो भी होता है, तो उससे पहले क्या वार्निंग देगा, चेतावनी देगा। चेतावनी दिए बिना वो बल का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसमें देख तीसरी बात क्या बताई गई है, अगर जो व्यक्ति या उपद्रवी जो लोग वहाँ पे जमा हैं, उनको जो आदेश या चेतावनी या संबोधन दिया गया है उसकी वो उपेक्षा करते हैं या मानते नहीं हैं, ठीक है, और उसके बावजूद वहाँ पे वो लोग बने हुए रहते हैं और वहाँ पे जाकर उपद्रव करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या करेगा, तो जो अधिकारी, जो उनका वरिष्ठ अधिकारी है, वो वहाँ पे क्या करेगा, बल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना, आवश्यक बल का प्रयोग, ठीक है। अब हमको आप इसमें आप आगे ये भी जानेंगे कि बल का प्रयोग कितना किया जाएगा, ठीक है। बल का प्रयोग कब करेगा, जब चेतावनी के बाद भी वह जो जमाव है वो बना रहता है, नहीं हटता है, तो उसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी है वो बल का प्रयोग कर सकता है, यानी बल का आदेश दे सकता है, ठीक है। अब बल का आदेश कितना दिया जाएगा, कितना करा जाएगा, देखिए अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है, ठीक है, तो बल की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो जितना बल प्रयोग किया जाएगा वो सारी जिम्मेदारी किस में निहित होंगी, वो मजिस्ट्रेट में निहित होंगी, ठीक है। अगर ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिया रहा है तो सारी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट के ऊपर होगी, उसी में वो निहित होगी, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो वहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का या सशस्त्र पुलिस का जो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ उपस्थित है, तो वह सभी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो पुलिस अधिकारी की होगी, ठीक है, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में। और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सारी जिम्मेदारी सिर्फ मजिस्ट्रेट की ही होगी, जितना बल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और देखिए पुलिस अधिकारी जो होता है वो जिम्मेदार होगा किस चीज़ का, कि बल का जो प्रयोग कर रहा है वो कम से कम, ठीक है, जो बल का प्रयोग किया जा रहा है कितना किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसका जिम्मेदार मजिस्ट्रेट नहीं होगा। कौन होगा, जो पुलिस अधिकारी बल का प्रयोग कर रहा है। मान लीजिए पीएससी आपने बुलाई है, ठीक है, पीएससी का कमांडेंट भी होगा जिसको मजिस्ट्रेट आदेश देगा कि आप बल का प्रयोग करिए, ठीक है। अब बल का प्रयोग पीएससी का कमांडेंट कितना करवाएगा, ये जिम्मेदारी किसकी होगी, पीएससी के कमांडेंट की होगी, कि अपने सिपाहियों को, जो भी आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको आदेश दे कि आप बल का प्रयोग ऐसे ऐसे इतना ही करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 जो पॉइंट था वही बताता है कि जो पुलिस अधिकारी बल का प्रयोग करेगा तो उसका ये जिम्मेदारी होगी कि वह बल का प्रयोग कम से कम करे, ठीक है, ये नहीं कि निकाल के AK-47 चला दे, ठीक है। और उस जमात को प्रभावपूर्ण ढंग से बिखरने का आदेश देगा, यानी कि एक ऐसा तरीका अपनाएगा कि आराम से वो लोग वहाँ से जा सकें, ठीक है, या कि भगदड़ ना मचे, क्योंकि भगदड़ मचेगी तो उससे और ज़्यादा अशांति फैल जाएगी, ठीक है। तो उसका यही दायित्व होगा, उसकी जिम्मेदारी ये होगी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की कि वह बल का प्रयोग कम से कम करे और प्रभावपूर्ण तरीके से उस जमात को वहाँ से ख़त्म करे, ठीक है। अब देखिए 6 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे जगह नहीं थी। अब ये पूछा कि बल का प्रकार कैसा होगा, कितना अवधि हो गया ना, बल किस प्रकार से मतलब कितना उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार का बल होगा जो हमें यूज किया जाएगा, ठीक है, कितने समय तक के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा निश्चित किया जाएगा, देखिए अभी मैंने आपको इसमें 5 में बताया था कि ये पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि बल का कम से कम प्रयोग करे, ठीक है। अब बलों का प्रयोग हमको कितना करना, कितने समय के लिए करना है, तो यह भी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की होगी, ना कि मजिस्ट्रेट की होगी, ठीक है। तो देखिए 6 पॉइंट आपका ये बताता है कि बल का प्रकार क्या होगा, लाठी चलेगी या पानी छोड़ा जाएगा या आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे या फायरिंग की जाएगी, ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये वरिष्ठ अधिकारी की होगी पुलिस की, ठीक है, ना कि मजिस्ट्रेट की।
तो बल का यहाँ प्रकार बताया गया, कौन सा प्रकार आप यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले जैसे हमने 5 पॉइंट में पढ़े थे, पुलिस अधिकारी कम से कम बल का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो देखिए फायरिंग करना या आंसू गैस के खोला छोड़ना, ये क्या होता है कि अधिक से अधिक बल का प्रयोग हो जाता है। लाठी चार्ज करना, ठीक है ना। तो हल्का क्या होता है कि सिर्फ एक वार्निंग देके पुलिस अधिकारी के ज़्यादा मतलब बल को आगे ले आइए, तो वो एक कम होता है। लेकिन ज़्यादा क्या होता है, तो 6 में ये बताया गया है कि बल का जो प्रकार होगा या बल कितने समय तक के लिए उपयोग किया जाएगा। आध घंटा लाठी चार्ज करनी है, 1 घंटा लाठी चार्ज करनी है, या 2 घंटे चलनी है, शाम तक करनी है। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की होगी, ना कि मजिस्ट्रेट की। लेकिन जो बल प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो किस में निहित होगा, मजिस्ट्रेट में निहित होगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई टूट फूट होती है, किसी की चोट लगती है, तब वो सब जिम्मेदारी किसकी होगी, मजिस्ट्रेट की होगी। लेकिन बल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कितना किया जाएगा, कितना समय तक के लिए जाएगा, ठीक है ना, कितना ज़्यादा किया जाएगा, कम किया जाएगा, ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की होगी, ठीक है ना। और वो जो बल का प्रयोग किया जा रहा है, वो बल का प्रयोग किस में निहित होगा, उसकी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होगी, ठीक है। अब देखिए बल का प्रकार वो बता दिया मैंने, कैसे कैसे मतलब कौन प्रकार का बल प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, कितनी अवधि के लिए किया जाएगा, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए बल कुछ मतलब जो उपद्रव हो रहा है वो इतना हिंसात्मक हो जाता है कि देखिए हल्के फुल्के मतलब कम से कम बल से वो नहीं हटता है, तो परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पे अब हमको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कि वो बल वहाँ से हटाया जा सके। तो है ना, जो वरिष्ठ अधिकारी वो क्या करेगा, वो हथियारों को यूज करने का आदेश भी दे सकता है, यानी कि जैसे फायरिंग करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, या फायरिंग मतलब कोई भी आदेश दे सकता है। लेकिन कब देगा, वो घातक हथियारों को यूज़ करने का आदेश तभी देगा जब उसको लगता है कि अब जो मतलब जो सिचुएशन है हमारे हाथ से निकलती जा रही है और कंडीशन यहाँ ऐसी हो गई है कि मतलब हल्के फुल्के बल से इसको नहीं ख़त्म किया जा सकता, ठीक है। तो परिस्थितियों के अनुसार वो घातक हथियारों के मतलब प्रयोग करने का आदेश भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि जब घातक हथियारों का प्रयोग जो किया जाएगा वो भी कम से कम ही किया जाएगा। ये नहीं कि आपको AK-47 दे दी गई और आपने पूरी भीड़ में मैगजीन खाली कर दी, ठीक है ना, कि लगाए पूरा धा मार चले गए। उसमें मतलब ये कि 1-2 गोली आप मार सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी मैगजीन खाली कर देंगे, ठीक है। और देखिए पुलिस अधिकारी के ऊपर एक कर्तव्य मतलब एक प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जब वो हथियारों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो कम से कम करे, लेकिन करते समय उसके दिमाग में दूर दूर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं आना चाहिए। मतलब वो इस भाव से नहीं देना चाहिए कि आज मैं लोगों को मारूंगा ही मारूंगा, या मैं इनको आज इतना दंड दूंगा कि लोग सुधर जाएं, ठीक है। बस उसके दिमाग में जो विचार होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि बस मैं इनको हटाने के लिए किसी को उससे परेशानी ना हो, और जो मैं घातक हथियारों का प्रयोग भी करूँ तो इस प्रकार से करूँ किसी को उससे कोई हानि ना हो। लेकिन उसका प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके दिमाग में एक धारणा बन जाए कि मैं इनको दंड अधिक से अधिक दंड देने के लिए, इनको मारने के लिए ही हथियारों का प्रयोग करूँ, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है, ये पुलिस अधिकारी की होगी, ठीक है। और जब देखिए लास्ट इसका पॉइंट वो ये है कि जब ये उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, उद्देश्य क्या, जिस बल को हटाने के लिए हम मतलब जो भी उपद्रव को हटाने के लिए, जमाव को हटाने के लिए जिस बल का प्रयोग कर रहे थे वहाँ से वो जमाव हट जाता है, उद्देश्य ख़त्म हो जाता है, तो क्या होगा, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, वहाँ से बल हट गया और वही हमारा काम था, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट जो वहाँ उपस्थित है उस बल को रोक देने का आदेश देगा, ठीक है ना। तो यही इसमें सब कुछ था और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। तो आपसे सवाल यही पूछेगा, सशस्त्र पुलिस बल से आप क्या समझते हैं, इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति और उपस्थिति में कौन से आदेश दे सकते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है कि इनका जो प्रावधान किया गया है वो पैरा 65 से 102 तक किया गया है, ठीक है। और आपको सिर्फ पैरा 65 लिखना है, उसके बाद पैरा 66 लिखना है, फिर पैरा 70B लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, पैरा 70C लिखना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारे पूरा मेंस का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। देखिए जितना मैंने आपको प्री में पीछे बताया था पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। उसमें ज़्यादातर मैंने जितना भी आपको 47 के अंदर जितना आपका प्री के हिसाब से मेंस के हिसाब से बनता था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब पैरा में जो प्री के हिसाब से बनेगा वो मैं आपको क्लास में पूरी बताऊँगा, ठीक है। अब मैं आपकी जो कंटिन्यू जो 2-3 या 4 दिन जो भी क्लास लूँगा उसे मेंस के हिसाब से लूँगा, ठीक है। एक वीडियो ऐसी बना दूँगा जिसमें आपके सारे प्री के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो सेक्शन हमारे छूटेंगे तो हमको एक क्लास में सबको कवर कर लेंगे प्री के हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।